हेलो फ्रेंड्स, सीए फाउंडेशन का रिज़ल्ट आ चुका है और हमारे साथ है आज समकित सांखला। इन्होंने टोटल 323 मार्क्स स्कोर किया है। अकाउंट्स में 92, लॉ में 70, मैथ्स में 82 और इकोनॉमिक्स में 79। टोटल 323 मार्क्स इनके लिए अचीव करना बहुत मायने रखता है। इसका रीज़न ये है कि ये कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं थे, मैथ्स के बैकग्राउंड के नहीं थे, ये बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। मतलब इनके लिए अकाउंट और मैथ्स ये दोनों के दोनों नए सब्जेक्ट थे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने दो इतने बड़े सब्जेक्ट को कैसे क्रैक किया और अकाउंट्स में इन्होंने 92 स्कोर किया है। तो समकित, बहुत बहुत बधाई बेटा आपको सबसे पहले। थैंक यू सो मच सर। समकित, कुछ जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले ये बताओ कि आप बायो स्ट्रीम 12th तक आपका बायो स्ट्रीम था, तो आखिर आपके दिमाग में कॉमर्स स्ट्रीम और उसमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ये आपके दिमाग में कैसे आया? आई हैव अप्लाइड फॉर नीट एंड कुछ प्रॉब्लम्स के कारण काउंसलिंग पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी। एंड उसके बाद फिर दादा का काफ़ी एम्फोसिस रहा था, दादा का काफ़ी सपोर्ट रहा कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी पे जाना चाहिए। तो फिर मैंने सीए पे शिफ्ट हुआ। एंड थोड़ा सा स्टार्टिंग पे डर लग रहा था कि एकदम से अचानक से मैं चेंज कर रहा हूँ मेरे स्ट्रीम को, बट फिर एक्सेल आया तो चीज़ें नॉर्मल हो गई। अच्छा समकित, दो चीज़ पूछना चाहूँगा। एक तो कॉमर्स में सीए को ही क्यों आपने सेलेक्ट किया, कोई आपके दिमाग में विज़न था? और दूसरा, सीए के लिए आपने एक्सेल को क्यों सेलेक्ट किया? दादा की काफ़ी मतलब मैं जब बायोलॉजी ऑप्ट कर रहा था तब भी दादा ने काफ़ी बोला कि आप बायो मत लो, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो, ज़्यादा अच्छा है। एंड उनको था कि मैं सीए बनूं, बट फिर जब बायोलॉजी लेके मेरे को जैसा हुआ उसके बाद फिर मेरे को भी ऐसा लगा कि अब दादा की ही इस विजन को अपना एम बनाकर आगे बढ़ता हूँ। देन फिर मैंने सीए पे आया। क्या बात है बेटा, एंड बहुत बढ़िया। सर अगर मैं सीए करना है तो फिर एक्सेल के अलावा तो दूसरा नाम है नहीं, तो फिर सब मतलब अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है आपको अच्छे से दिन तो आपको एक्सेल, इट्स लाइक अट्रैक्शन। सीए है तो आपको एक्सेल से ही करना बेस्ट है, तो एक्सेल तो आना ही था फिर। मेरे को एक बात बहुत आपकी अपील करी कि जो आपने अपना ड्रीम नहीं देखा, जो फैमिली का ड्रीम था उसको आपने ड्रीम बना दिया। तो बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। थैंक यू। Yes, अच्छा thank you. ये बताओ बेटा, जैसे आप साइंस से, आप बायोलॉजी से जब इस फील्ड में आए तो अकाउंट्स भी आपके लिए नया, मैथ्स भी आपके लिए नया, तो शुरू में कुछ तो घबराहट हुई होगी आखिर, क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे साइंस वाले जो हैं वो कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं। तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? कितने दिन डर लगता है, फिर ऐसा कितने दिन के बाद आपको लगता है कि नहीं हम कंफर्टेबल हो गए? फेथ इज़ द वर्ड। फेथ बहुत ज़रूरी है, खुद पे, अपने प्रोफेसर्स पे एंड प्रोसेस पे। इट टेक्स टाइम, एवेंचुअली आप सब चीज़ कर लेते हैं और बहुत अच्छे से हो जाता है। मुझे भी स्टार्टिंग पे थोड़ा सा लगता था, मतलब जब सोचता था यार कि मैं साइंस से हूँ, मैं बायोलॉजी से हूँ, तो मुझे ज़्यादा अजीब सा लगता था। फिर मैंने नॉर्मल नॉर्मल बिहेव करना चालू किया अकाउंट्स और मैथ्स के साथ कि यार ठीक है, सब वो कर रहे हैं, मैं भी कर लूँगा। एंड देन चीज़ें बहुत सिंपल लगी मुझे। एंड आप लोगों ने जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए उसके साथ आगे बढ़ा, बहुत इजी था। एंड अकाउंट्स की मैं बात करूँ सर, तो आपने ही स्टार्टिंग से ऐसा पढ़ाया कि लाइक फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, मतलब कॉमर्स वाले बच्चों के साथ बैठ के भी वैसा कुछ लगा नहीं कि हम उनसे कुछ अलग है, क्योंकि उनके लिए हमारे लिए सेम चीज़ सर्व की जा रही थी। सो इट्स वेरी सिंपल फॉर अस, मतलब वो बहुत एडवांटेजेस रहा मेरे लिए। ओके, हम लोग अकाउंट्स में खुद लेता हूँ तो ये कोशिश रहती है कि सारे बच्चों को हम एक समान मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि जैसे किसी को कुछ नहीं आता। तो कहीं ना कहीं वो जो बेसिक Yes, कॉन्सेप्ट्स वही जो चीज़ है। है जो बहुत एडवांटेजेस रही मेरे लिए, क्योंकि जब सब चीज़ सेम थी तो फिर ऐसा था कि जब सब चीज़ सेम आप हमें दे रहे तो रिजल्ट भी सेम मिल सकता है। इसलिए वो चीज़ बहुत नॉर्मल और बहुत सपोर्टिव रही हमारे लिए। समकी देखो, जब मैं आपको पढ़ाता भी था तो भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन जब मैं आपके मार्क्स देखा मेरे को लगा 70 तक, 70 प्लस आ गया तो भी बड़ी बात है। पर जब 90 प्लस देखा कि एक बायो वाला स्ट्रीम वाला 92 स्कोर कर सकता, तो रियल में मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ और बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि मैंने कहीं कहीं पढ़ा है आपको। अब मैं कुछ टिप्स जानना चाहूँगा, जो क्योंकि जो व्यूअर्स हैं वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमको 90 प्लस स्कोर करना है तो क्या कर सकते हैं। तो मैं आप ये बताइए कि जब आप
जब क्लासेस लेते थे उस समय आप कैसे तैयारी करते थे, जब पीएल लगा तब क्या तैयारी किया, एग्ज़ाम डे में कैसे किया, कितने रिविजन्स करने पड़ते हैं, अकाउंट्स में होमवर्क जो मैं देता था तो होमवर्क का क्या इंपॉर्टेंस है, और ओवरऑल क्या कुछ खास आपने किया अकाउंट्स में, बताइए। सर मैंने जो वर्चुअल क्लासेस थी उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती थी कि वर्चुअली इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम आती थी, जो आप बहुत हद तक के आपने उसे सॉल्व कर लिया। आप बहुत इंटरेक्टिव थे क्लासेस पे, हम लोगों से क्वेश्चंस पूछना, वो बीच में एक क्वेश्चन टेस्ट जो होता था, ओरल क्विज जो लेते थे आप, वो बहुत हेल्पफुल रहा इंटरेक्ट करने के लिए। उसके अलावा क्लासेस अटेंड करने के लिए मतलब मैंने अपना एक वो बना लिया था कि यार इस टाइम पे आपको क्लास अटेंड करनी है, यू डोंट हैव टू एंटरटेन एनी अदर थिंग, आपको क्लास के टाइम पे क्लास अटेंड करनी है। फिर भी कहीं अगर बाहर जाना कभी हो जाता था तो उसकी क्लास को मैं नेक्स्ट क्लास के पहले एनी हाउ कवर कर लेता ताकि नेक्स्ट क्लास मेरी वेस्ट ना हो। उसको अटेंड करूँगा और वो बैक पीछे वाली क्लास नहीं होगी तो वो लिंक्स टूट जाती है, तो फिर वो बहुत उससे डीमोटिवेट भी होते हैं अपन कि कुछ समझ में नहीं आ रही हमें चीज़ें, इसलिए मैं उसको पहले देख लेता था और उसको क्लास के पहले ही देखता था। उसके अलावा सर जो आप होमवर्क देते थे उसको आप हमेशा हर होमवर्क के लिए टाइम बताते थे, इसको 35 मिनट्स पे, इसको 45 मिनट्स पे, 1 आवर 7 मिनट्स, मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप उसको डिवाइड करते थे। एंड मेरा टारगेट उससे 5 मिनट कम करके रहना का था, क्योंकि मैंने अकाउंट्स कभी बनाया नहीं तो मुझे मेरी स्पीड बढ़ानी थी, तो मैं उससे 5 मिनट्स कट कर लेता था और फिर उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करता था। उससे मेरी स्पीड पे काफ़ी इफ़ेक्ट आया। उसके अलावा सर आप कंसेप्ट कॉपीज़ के लिए हमें बहुत बोलते थे, कंसेप्ट कॉपी बनाई। कंसेप्ट कॉपी बनाने पे जो टफ चीज़ें थी उन सारी को एक एक पेज पे उतर जाने से, जब भी अकाउंट्स का वो चैप्टर का क्वेश्चंस बना देता था उसके पहले उसको देख लो तो वो चीज़ें दिमाग में रहती थी, रिकॉल होता था। ये कंसेप्ट कॉपी एग्ज़ाम के वाले दिन बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि एग्ज़ाम डे के पहले पहले 3 4 5 बार रिविजन हो जाने पे एक या दो ही क्वेश्चन बचते हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं, बाकी हर टाइप के क्वेश्चंस है, हर टाइप के फॉर्मेट्स है, सारी चीज़ें याद होती है। तो एग्ज़ाम डे वाले दिन ये कंसेप्ट कॉपी जो पहले दिन से बन रही थी उसे देखा और जो क्वेश्चंस में दिक्कत आई उन क्वेश्चंस को देखा, बस, और ज़्यादा लोड नहीं लिया एग्ज़ाम के टाइम पे। पीएल में एक पेपर आप लोगों ने जो थोड़ा एक अच्छे स्ट्रेंथ का बनाया था उस पे थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ उस पेपर को सॉल्व करने के मतलब ये बाद। जो मॉक टेस्ट हम लोग जो लेते हैं mock उसके test, बारे में, हाँ, हाँ। उसमें थोड़ा डिमोटिवेट हुआ था। आपको फ़ोन लगाया था, आपने मुझे बताया करा कि इतना लोड मत लो, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेपर है, मतलब इससे नीचे ही आएगा लेवल। तो फिर वापस से मोटिवेशन आया और फिर जब ऐसा हुआ तो वापस से एक बार, जबकि मेरी तरफ से प्रिपरेशंस हो गई थी, एक बार वापस से सॉल्व किया क्योंकि टाइम का कमी नहीं था मेरे पास। थोड़ा सा डर लगा मतलब उस पेपर डर के लगा बाद। उस पेपर के बाद तो इसलिए। एंड बाकी तो सर रेगुलरली जैसे आप लोग जो इंस्ट्रक्शंस देते थे उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। होमवर्क टाइम जैसे जैसे था वैसे वैसे होमवर्क करना। आपने जैसे आज अगर आपने चैप्टर कंप्लीट किया तो मेरा भी टारगेट था कि 3 दिन के अंदर वो चैप्टर मैं भी अपने एंड से एक बार तो कर लूँ सॉल्व, ताकि फ्रेश में एक बार हो जाए तो फिर बाद में रिवीजन के लिए मेरे को ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा उस चीज़ को। एंड ओवरऑल सर मेरे को एक चीज़ थी कि मेरे सारे मतलब कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंसाइनमेंट अकाउंट, ये तीनों बहुत अच्छा हो गया था, मतलब इन डेप्थ बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर थे मेरे। एक एनपीओ में मेरे को थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो जब पीएल आया तब मैंने क्या किया, एनपीओ में से जब थोड़ी मुश्किल हो रही थी तो फिर मैंने एनपीओ के जितने लेक्चर्स थे उसको एक बार वापस से 2x पे देख लिया। तो उस चीज़ से जब मैं वापस से उसको देखा तो इतना ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि तब मैंने ठान लिया था कि अब एग्ज़ाम में एनपीओ का क्वेश्चन तो बना कर ही आना है जो भी हो जाए। एक बात बता दूं कि इनकी पूरी क्लासेस वर्चुअल चली थी। तो समकित एक बात बताओ, वर्चुअल क्लासेस में कहीं ना कहीं अपने अंदर स्टूडेंट के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, तो कहीं ना कोई डिस्ट्रैक्शन आए होंगे, तो आपने कैसे ओवरकम किया? सर मेरा था कि मैं इंस्टाग्राम चला लेता था क्लास के बीच में, जैसे कि जब आप लोग कुछ समझा रहे हो, सो सॉरी फॉर दैट, बट स्टार्टिंग पे था। फिर आप लोगों ने एक दिन एक क्लास ली थी यही सब के लिए, मैंने इंस्टाग्राम पे भी टाइमर लगा दिया। अगर लाइक कभी होता है कि अपना क्वेश्चन बन गया है, आप लोग वेट कर रहे होते हो बाकी बच्चों के लिए, तब अगर मैं इंस्टाग्राम चालू भी करूँ तो 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, ऐसे में टाइमर लगा लिया था, ऑटोमेशन था मेरे मोबाइल पे, तो उससे मुझे रिकॉल होता था और मैं तुरंत बंद कर देता था। और जब
ऐसा लगता था तो मैं अपने फ़ोन को अपने टेबल और अपने रूम से ही बाहर रखने लग गया, ताकि इंस्टाग्राम भी ना चलाऊँ और कुछ ना करूँ, तो पूरा टेंशन फिर क्लास पे ही रहने लगा। फिर मतलब सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है इसमें। सेल्फ कंट्रोल तो सर यस, उस पे ही ध्यान दिया गया एंड मैंने अपने फ़ोन को ही अपने टेबल और अपने रूम से बाहर रखने चालू कर दिया। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कई लोगों के दिमाग में आता है कि वर्चुअल क्लास होगी तो डाउट क्लियरिंग कैसे होगा, तो हमारा क्या सपोर्ट मिला संकित आपको डाउट क्लियरिंग में? सर डाउट क्लियरिंग का जो टाइम आप लोगों ने अलॉट किया था, उस टाइम पे अक्सर आप लोगों का कॉल, आप लोग हमारे कॉल को रिसीव करते थे एंड उसे क्लियर कर लिया करते थे। और एक आध बार जब आप लोग दूसरे डाउट क्लियरिंग पे बिजी थे तो हम उसके लिए मैसेज ड्रॉप करते थे इन टेलीग्राम पे, और वो टेलीग्राम से डाउट क्लियर होता था। पर 99.9% केसेस पे मेरे डाउट्स क्लियर हुए हैं। एक आध कभी क्वेश्चन, जब 3-4 क्वेश्चन जाते हैं तो एक आध कोई क्वेश्चन, मतलब मैं तो मानूंगा कि मेरे डाउट सारे ही डाउट क्लियर हुए हैं। और आप लोगों का सर एक चीज़ और बहुत सपोर्ट रहा कि आप लोग अपना अपना टाइमिंग पे, लाइक आप लोगों ने हमको इनवाइट किया था कि आप अपने टाइम टेबल और अपना स्केड्यूल आप हमसे बनवा सकते हैं। तो जहाँ पे मुझे, क्योंकि मैं कॉमर्स में नहीं पढ़ा था, तो मुझे मैनेजमेंट, स्टडी मैनेजमेंट के लिए थोड़ी मुश्किल हुई थी। उस चीज़ पे फिर आपसे जब बात किया तो मुझे वो चीज़ें बहुत सॉर्टेड लगी, तो उसके कारण मेरा, मतलब मेरा मैप तैयार था, माइंड मैप रेडी था, पाथ तैयार था, मुझे सिर्फ वॉक करना बाकी था। सो वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। एक मैंने जो ऑब्जर्व किया आपके अंदर की क्वालिटी को, कि टीचर्स ने जो भी बोला आपने उसको ब्लाइंड फेथ किया। यस सर। वेरी गुड। मतलब ये चीज़ तो हमेशा से मम्मी भी यही बोलती थी कि जस्ट आपको जो टीचर बोल रहा है आप उसको फॉलो करते चलो। एंड डेफिनेटली सर, आपके पास, हम लोग एक बार एग्ज़ाम देते हैं, आप लोग तो 21 25 साल से दो बार एग्ज़ाम देते देते आ रहे हो, तो आप लोगों के पास तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो, मतलब आप लोगों की बातों को ना मानना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। सो इसलिए वो तो मैं नहीं रिस्क ले सकता था। ओके। अच्छा संकित, जो एक्सेल में हमारे यहाँ वीकली टेस्ट होते हैं, हर वीक कोई ना कोई सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिलती है, तो उसका कुछ बेनिफिट मिला ऐसा लगता है आपको? यस सर, उससे एक चीज़ बहुत अच्छी रही कि रिवीजन होता था सब्जेक्ट्स का। आप लोग जो रेगुलर पढ़ा रहे हैं वो रेगुलर, तो मेरा रेगुलर पे हम कवर करते थे जैसे हमारा टाइम टेबल बनता है। पर वो सेट मंडे की जो टेस्ट होती थी, उस टेस्ट में हमको पीछे की जो चीज़ें उसका भी रिवीजन मिलता था, उस चीज़ को रिवीजन करने का टाइम मिलता था, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। मैं उसमें अकाउंट्स की बात करूँ तो मेरा सिंपल रहता था कि मैं सारे क्वेश्चंस एक बार सॉल्व कर लूँ। जो आप मार्क करा देते, आप क्लास में स्टार मार्क करा देते, ये इन क्वेश्चंस को आपको देखना ही देखना है करके, तो वो क्वेश्चन सारे देखता था, उसको सॉल्व करता था। बाकी क्वेश्चंस को एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेता था। और टेस्ट में बैठने के थोड़ी देर पहले, 2-3 घंटे पहले, एक बार कंसेप्ट कॉपी उस चैप्टर की रेफर कर लेता था। तो वैसे करके टेस्ट पे अपीयर होता था। कंसेप्ट कॉपी टेस्ट के कारण भी बार बार पढ़ाई, जिससे कंसेप्ट जो 2-4 जो ट्रिकी चीज़ें थी वो सारी भी ध्यान आ गई। एंड कंसेप्ट कॉपी के उससे सर जो आप बोलते थे नसों में उतारना है अकाउंट्स को, तो वो कहीं ना कहीं उतरा। चलो थैंक यू। और एक बात ये बताइए, जैसे जब एग्ज़ाम का दिन था तो एग्ज़ाम दिन में आपको 15 मिनट्स आपको पढ़ने के लिए मिलता है, यस सर। तो 15 मिनट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाया? और एग्ज़ाम के दिन में जो जब आपने कोई पेपर बनाया तो कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसमें फंस गए? क्योंकि कई बार होता है स्टूडेंट फंस जाता है, तो आपने उसको कैसे किया, सीक्वेंस क्या मेंटेन किया, पहला नंबर क्वेश्चन कौन सा, फिर कौन सा क्वेश्चन? आप लोग बोलते हो सर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, तो मैंने भी उसी स्ट्रेटेजी को अपनाया। जो 15 मिनट्स मिले थे उसमें मैंने सबसे पहले तो क्वेश्चंस को एनालाइज किया, देखा और सब पे नंबरिंग कर दी। मैंने मेरे सॉल्व करने की नंबरिंग डाली कि भाई मुझे जो क्वेश्चन एकदम इजी लग रहा है और जो मेरे को पता है उसमें मेरा एकदम करेक्ट बनने वाला है, उसको सबसे पहले उस ऑर्डर पे चला और वैसे करके मैंने सॉल्व किए। तो मेरे स्टार्टिंग के तो सारे क्वेश्चंस अच्छे से बने और मैंने अपना टाइम लिमिट लगाया। जो क्वेश्चन मुझे पता है ईजी है उस पर मेरे को टाइम और कम देना है, तो मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पे, जैसे कि अगर अपन जो टाइम लिमिट था 1.8 मिनट्स पर मार्क रहता है, तो मैंने उसको लाइक 10 मार्क के 12 मार्क के क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैंने उस पर 15-17 मिनट्स पर क्वेश्चन रखा। तो मैंने 2 क्वेश्चंस वैसे बना लिए थे। उसके बाद मैं फोर्थ क्वेश्चन जो था मेरा वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का था, उसमें मैं थोड़ा सा
फंस गया था, मतलब मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही थी। तो मैंने उसको एक बार, आप बोलते हो जैसे आप जो तरीका बताए हो टैली करने का, एक बार उससे करा तो भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही थी। तो मैंने उसे वहीं पे छोड़ी, जैसे थी एज इट इज़ वहाँ पे छोड़ के आगे के क्वेश्चन पे बढ़ा। वहाँ पे मेरा 5-7 मिनट लग गया था मेरे को। तो फिर मैं आगे बढ़ा, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व किया, और फिर वापस से एक बार उस क्वेश्चन को फिर वापस से आया, क्योंकि मेरे पास टाइम बच गया था, तो फिर वापस उस क्वेश्चन पे आया। बहुत बढ़िया। ये बहुत संकित ने बहुत बढ़िया बात बोली कि अगर अकाउंट्स में कहीं पर भी फंस जाओ एग्जाम में, तो ध्यान रखना वहाँ पे फंसे नहीं रहना है, उसको छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि स्टेप मार्क भी रहता है, और अगर टाइम पे कंप्लीट हो गया तो आप वापस से आके उसको चेक कर सकते हो। यस सर। अच्छा संकित, एक बात बताओ, अकाउंट्स में जो हम लोग ने एक्सेल ने से आपको मटेरियल मिला था, तो उसी से पढ़े या आपको लगता है कि कुछ और भी आपने मटेरियल रेफर किया? स्टार्टिंग पे सर, मतलब मेरी हमेशा से पढ़ने की आदत है कि मैं एक दो रेफरेंस और उन सब के को भी थोड़ा रेफ़र करता हूँ। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स जो थे उनसे उनकी बुक्स ली थी, उनके पास एक्स्ट्रास जो बुक्स थी, तो मैंने उनकी बुक्स भी देखी, पर मुझे लगभग हर चीज़ आपकी एक्सेल की बुक में मिल गई। ऐसी एक भी वैरायटी और एक भी क्वेश्चन नहीं था जो एक्सेल की बुक में जो आप बनाए हैं उस बुक पे नहीं था। तो मैंने फिर शुरू में थोड़ा सा होशियारी मारने के चक्कर में मैंने थोड़े देखे, पर बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सारी चीज़ एक्सेल में ही है, तो फिर मैं एकदम एक्सेल की बुक पे स्टिक हो गया, और मैंने फिर अपने कंसेप्ट को ज़्यादा इन डेप्थ पे उन सब पे वर्क करना ज़्यादा चालू किया क्वेश्चंस के साथ। फिर मेरे को क्योंकि पता था कि क्वेश्चंस तो मेरे बुक पे जो है वही है सारे वेराइटीज़, फिर मैंने कंसेप्ट पे वर्क करना चालू किया। करेक्ट। मैं स्टूडेंट को जरूर सजेस्ट करना चाहूँगा, आप कहीं से भी पढ़ें, आपका जो मटेरियल है वो फाइनल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 3 मटेरियल, 4 मटेरियल, 5 मटेरियल अगर आप फॉलो करेंगे, तो जैसे संकित ने सब चीज़ों को कंपाइल कर लिया था एक मटेरियल के ऊपर फेथ करके, तो ये करेंगे तो आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। यस सर। और संकित ये बताओ, और कुछ भी आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, मतलब रिलेटिंग टू कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, या क्या लगता है, बताइए आप। सर अभिषेक सर थे, अभिषेक सर ने अभिषेक सर बोलते थे कि लाइक हमें वो हमेशा बोलते थे कि मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप दिन के 8-8, 9-9 घंटे पढ़ो, और वो 8-9 घंटे तो पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैंने भी वैसा ही रहा, मतलब घर पे रहते दिन भर, एंड जॉइंट फैमिली है, तो सर मतलब चीज़ें तो बहुत रहती है करने को, तो इसलिए मैंने भी रखा कि भाई जितने भी घंटे पढ़ेंगे एकदम फुल वैल्यू एडिशन वाले पढ़ेंगे, मतलब टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है। तो मेरा रेगुलर बेसिस पे जो क्लासेस के साथ 3 घंटे का टारगेट रहता था, 3 घंटे पढ़ना है, उसमें 1 घंटा वीकली टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, और जो 2 घंटे रहते थे उसमें सब्जेक्ट को मैंने टाइम टेबल वाइज डिवाइड कर लेता था वीक का, कि इस वीक पे ऐसे ऐसे करना है, तो वैसा रहता था, जिसमें 1 घंटा अकाउंट्स मैथ्स को ज़्यादा देता था, क्योंकि मुझे वो थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी और टफ लगता था, लाइक क्योंकि और मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से भी मुझे वो प्रॉब्लमेटिक लगता था थोड़ा। तो मैंने उसको स्टार्टिंग से ही वैसे रखा, और 1 घंटा पे बाकी सब्जेक्ट्स जो 4 सब्जेक्ट्स बच गए हमारे, वो सब 4 को 1-1 घंटा 1 घंटे में उनको कवर करता था। तो इस स्ट्रैटेजी से ही आगे बढ़ा। 3 घंटे से ज़्यादा तो सर कभी जैसे कभी छूट गया हो गया तो ही, बाकी तो 3 घंटे, और पीएल के टाइम पे 8-9 घंटे पढ़ता था बस। ओके, हाँ सही बात, मतलब टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दिया आपने, क्वालिटी को इम्पोर्टेंस दिया। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब ये अकाउंट्स के बारे में तो काफ़ी मैंने जान लिया आपसे, और काफ़ी कुछ सबको पता भी चला होगा। अब मैथ्स भी तो आपके लिए नया था, मैथ्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपने फॉलो किया, या जो टीचर से सौरभ सर पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, सौरभ सर से आपको कोई बेनिफिट मिला, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सर सौरभ सर जो ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारी बताते थे कि लाइक एट द एंड सर एग्ज़ाम पे आपका 100 क्वेश्चंस को 180 मिनट पे बनाना, सॉरी 2 घंटे पे 120 मिनट पे बनाना इतना आसान तो नहीं होता है। तो उसके लिए सर ने काफ़ी सारी ट्रिक्स बताई। वो सारी ट्रिक्स को एक अलग ही पेज पे मैंने अपनी एक अलग से उसको लिख लिया था कि वो एग्जाम के टाइम पे मैं उसको रिकॉल करके चला जाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन तो सर 3-4 रास्ते से बन सकता है, पर अगर सबसे शॉर्ट ट्रिक से बनेगा तो मेरा टाइम आगे बचेगा। इसलिए मैंने वो ट्रिक्स को नोट डाउन करके अलग रखा था। फॉर्मूलाज बार बार या पढ़ते थे ताकि उससे फॉर्मूला फट से आ जाए, मतलब फॉर्मूला याद करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे। और सर इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते थे कि ऐसा हो गया था कि कैलकुलेटर, मतलब आपको पेन की और लिखने की कुछ ज़रूरत ही नहीं, सब चीज़ कैलकुलेटर पे ही हो जाती थी।
तो वो बहुत इजी रहा। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सर जो बहुत लेंदी होते थे वो सारे भी कैलकुलेटर के थ्रू ही एकदम आसानी से हो जाते थे। उसके अलावा सर जो स्पेशल मैथ्स बैच थी वो बैच मैंने ज्वाइन किया था, एंड वो बैच में बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहा। मतलब पढ़ने के लिए तो हमने रेगुलर क्लासेस में जो पढ़ा, जो एक कॉन्फिडेंस आया वो कॉन्फिडेंस हमें स्पेशल मैथ्स बैच ने दिया। मतलब धीरे धीरे उससे कॉन्फिडेंस बना मैथ्स को भी लेके कि हाँ यार मैथ्स में भी कुछ अच्छा आप कर सकते हो। मतलब मैथ्स को आप जितना सोच रहे थे, इतना टेंशन था, वो एकदम रिलीफ हो गया। क्योंकि उसमें और हम उसमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए वही क्वेश्चंस है, तो उससे एग्ज़ाम का भी एक लेवल का आइडिया लगे कि हाँ एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आएगी, तो उससे भी हमारी चीज़ें बहुत आसान हो गई। जिस चैप्टर में थोड़े टफ लग रहे थे उस पर टाइम ज़्यादा दे दो, जो थोड़े ईजी थे उस पर टाइम कम दे दो। ओके। और इसमें भी जैसे अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट कॉपी बनाया था, वैसे मैथ्स में भी कुछ अलग से कोई नोट्स वगैरह बनाए थे? फार्मूला कॉपी के लिए सर ने सजेस्ट किया था, तो एक फार्मूला कॉपी बनी थी। उसमें फार्मूलाज के अलावा मैं क्या करता था, जो रेगुलर क्लास के क्वेश्चंस थे उन सबको भी नोट डाउन कर लेता था, जो जो क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत आ रही थी। और कैसे करता था, जो सर बोलते थे ये एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है उसको मैं एक स्टार मार्क लगा देता था, और सर हमेशा हमें पहले सॉल्व करने देते हैं फिर वो सॉल्यूशन देते हैं। तो जो जो क्वेश्चंस मेरा एक बार में सॉल्व नहीं हुए मुझसे, वो सारे क्वेश्चंस को मैं नोट डाउन कर लेता था। क्योंकि जब पहली बार नहीं होता उसमें चांसेस है कि मैं और भी कभी अटक सकता हूँ, तो उन सब क्वेश्चंस को मैं दूसरी बार वापस से सॉल्व किए। चलिए, समकित ने मेरे ख्याल से सारी बातों को बहुत अच्छे से कवर किया समकित आपने, और जितने भी लोग देख रहे हैं इंटरव्यू को, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। लेकिन एक्चुअल में केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। ये जो इन्होंने जो बातें बताई है, आपको जो भी बात अच्छी लगी हो तो उसको नोट डाउन कीजिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। समकित में सबसे बड़ी क्वालिटी मेरे को ये लगी कि हमने जो भी उनको बातें बताई उन्होंने उसको फॉलो किया। तो समकित, इंटरमीडिएट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और उम्मीद करते हैं सीए फाउंडेशन में तो एआईआर बंद हो चुका है, नहीं तो आपका जरूर ऑल इंडिया रैंक रहता। और सीए इंटर में उम्मीद करते हैं हमारी पूरी फैमिली, एक्सेल फैमिली, आप जरूर से ऑल इंडिया रैंक हासिल करो। सो मच सर। चलिए, थैंक यू। जस्ट एक हाँ। आखिरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने पढ़ा जितना भी जो भी किया, मैंने मेरे हॉबी को नहीं छोड़ी। मैंने जो मुझे जिससे एक दिन में 1-2 घंटे मैंने उसके लिए रखे जिससे मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाए, वो एक फ्यूल का काम करता था अगले दिन के लिए, तो मैंने अपनी हॉबी को बरकरार रखी। बहुत बढ़िया। मतलब रियल में ये कई लोग क्या रहते हैं कि केवल पढ़ते रह जाते हैं, फिर एक समय के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो टाइम कितना भी हो, अगर 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटा, मैं बोलता हूँ अगर 10 मिनट का टाइम है तो आप 10 मिनट के लिए आप अपने हॉबी को जिंदा रखो अपने Yes, अंदर। sir. मैंने उसे रखा, मतलब मैंने उसको एकदम पूरा उस पे अपना फोकस रखा था उस पे भी। चलिए, थैंक यू समकित, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।